Hello, welcome back to Zen Study. So, in yesterday's newspaper, one of the most significant news regarding economics has been this one. It is about India's data centers ambition will have to go through Japan and Malaysia. तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे डेटा सेंटर्स एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इकोनॉमिक एस्पेक्ट के लिए स्पेशली, और करंट जनरेशन के लिए, करंट इकोनॉमिक सिनेरियो के लिए अभी क्रिटिकल बनता जा रहा है। और ओवरऑल देखेंगे चार इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो इस ओवरऑल टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार पॉइंटर्स इस पूरे आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे और सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस बताएंगे अबाउट डेटा सेंटर्स। तो पहला है कि व्हाट आर डेटा सेंटर्स। हम लोग के पास सबसे पहला सवाल ये होता है कि व्हाट आर डेटा सेंटर्स। दूसरा सवाल है व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन द इकोनॉमी। और अगर हम डेटा सेंटर की अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया का क्या पॉलिसी है रिगार्डिंग डेटा सेंटर्स, या डेटा सेंटर्स के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी है, या जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटरप्राइज है या कॉम्प्लीमेंट्री सेक्टर्स है उसमें इंडिया का स्पेसिफिकली क्या पॉलिसी है। और चौथा है challenges from Japan and Malaysia. First thing first, what is a data center? If we go by the definition of a data center, it is a place where hosting of data and services is done for enterprises and individual customers या फिर internet users in general, या फिर कोई specific enterprise जो end user को सर्विस दे रहा है उसके लिए भी data centers काम में आता है। तो यहाँ पे सारा डेटा और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन करता है ऑन ऑफ एनी कंपनी जो कि वहाँ पे अपना डेटा और अपना कोड स्टोर कर रहा है एट अ स्पेसिफिक डेटा सेंटर। तो इसको स्पेसिफिकली एक नाम दिया गया है, उसका एक एब्रिविएशन है SaaS, दैट एसेंशियली मीन्स इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नाउ इफ वी गो बाय द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट डायग्राम, ये डायग्राम एक्सप्लेन करता है अबाउट SaaS जो कि बेसिस बनता है आज का मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनीज एंड द सिटीजन और द कंज्यूमर, या फिर अमंग्स द कंज्यूमर्स टू। तो एक क्लाउड बेस्ड मॉडल है जहां पे एप्लीकेशन सर्वर, जो एप्लीकेशन हम लोग रन करते हैं इन आवर फोन्स, और जो कोई भी कोडर एक कोड लिखा है दैट विल बी रन ऑन दैट डेटा सर्वर स्पेसिफिकली फॉर अ डेजिग्नेटेड जॉब या डेजिग्नेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। और ये डायरेक्टली लिंक होता है मोबाइल से, जो हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन यूज करते हैं थ्रू एप्स एंड ऑल, ये भी कनेक्ट होता है उसी डेटा सेंटर पे जहां से आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से एक्सेस कर रहे हैं। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसका यूज भी सारा कोडिंग इसी पे ही बेस्ड होता है। नाउ ऑब्वियसली और पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जैसे लैपटॉप्स, पीसी, ये सारे ही जो इंटरेक्शन है इंटरनेट के वो मोस्टली डेटा सेंटर्स के थ्रू ही होते हैं। और जो बेसिक यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोड्स। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कोडर्स जो कोड लिखते हैं वो उसको रन करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह चाहिए, वो जगह जहां से वो कंपनी का डेटा एक्सेस कर पाए फॉर द यूजर। Since it is very inconvenient to build a specific different server for each application and each company, so it will be very cost efficient if lot many coders और नई कंपनीज जो या पुरानी कंपनीज जो नए कोड लिखते हैं, it should be hosted on a specific place जहां पे और लोग भी अपना डेटा और कोड्स स्टोर करें for easier access, because it will be very costly to create a separate data or a data center या फिर large scale servers for each individual companies. So यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कॉस्ट के लिए और एफिशिएंसी के लिए। और सारे नेटवर्क्स जो है वो इवेंचुअली आर कनेक्टेड टू द डेटा सर्वर्स, या फिर जो क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग जिसकी बात करते हैं वो यही है, यही उसका पूरा मैकेनिक्स है। अब हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने ये जानना है कि यहाँ पे कोड्स जो सॉफ्टवेयर कोडर्स लिखते हैं वो रहता है, कंपनीज और यूजर का डेटा रहता है। तो हम लोग ये स्पेसिफिकली किस तरह का डेटा रहता है इस पर अगर बात है, एक तो कस्टमर डेटा अपना
और अगर कोई एंटरप्राइज या कोई कॉरपोरेट या कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना डेटा होस्ट करना चाह रहा है, अपना डेटा रखना चाह रहा है किसी डेटा सर्वर में फॉर इंटरेक्शन बिटवीन इट्स कंज्यूमर एंड द कंपनी, वो वहां पे डेटा स्टोर करता है। तो इंटरप्राइज डेटा भी और कस्टमर डेटा भी डेटा सेंटर्स में स्टोर होता है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस, व्हाट आर डेटा सेंटर्स। नाउ हम लोग देखेंगे कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस इट होल्ड्स फॉर द इकोनॉमी। तो प्रेजेंट जनरेशन को हम लोग डिजिटल एरा भी बोलते हैं, जहां पे बहुत सारा ट्रांजैक्शन और कम्युनिकेशन इज डन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो पहला है इकोनॉमिक इंटरैक्शन हैज बीन digital transactions have been a basis of economic interaction between companies and citizen and also amongst the citizen। तो एक इकोनॉमिक इंटरैक्शन भी डिजिटल बेसिस पे हो रहा है आजकल, और ये आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा। सोशियो पॉलिटिकल इंटरैक्शन, जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे सोशल कॉज आजकल, बहुत सारे सोशल डिबेट या पॉलिटिकल डिबेट्स इज ऑल्सो गोइंग ऑन ओवर द इंटरनेट थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो सोशल और पॉलिटिकल डिबेट्स का भी एक इंटरेक्शन हम लोग डिजिटल मीडियम से देख रहे हैं। तो इट इज ऑल स्टेटिंग दैट डिजिटल एरा है, तो उसमें बहुत सारा ह्यूमन इंटरेक्शंस और ह्यूमन ट्रांजैक्शन विल बी बेस्ड ऑन सम डिजिटल एवेन्यूज दैट एनी कंपनी इज प्रोवाइडिंग। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, इसमें डिजिटल फाइनेंसेस, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सारे ट्रांजैक्शन ह्यूमन टू ह्यूमन। अब बहुत ज़्यादा रिलायंस हो गया है ऑन डिजिटल इंटरेक्शन बिटवीन दीज थिंग्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियाज एम्बिशन टू बिकम अ डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी अभी अपने नेशन स्टेजेस में है, इट विल क्वाड्रुपल इन कमिंग ईयर्स, कमिंग 5 years। सो डिजिटल एरा में इफ यू नीड टू हैव अ डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल ट्रांजैक्शंस, यू विल ऑलवेज नीड डेटा सर्वर्स, जहां पे डेटा स्टोर किया जाए और जहां पे कस्टमर और ऑर्डिनरी सिटीजन इंटरेक्ट कर पाए। तो अब इसका हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या नीड हो रहा है आज के डिजिटल एरा में। अब स्पेसिफिकली व्हाट इज द इकोनॉमिक आउटकम या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा सेंटर्स। तो डे टू डे इंटरेक्शन, फाइनेंशियल interaction between two citizens, communication between two people are done on these data centers। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफी। इंडिया एक यूथफुल पॉपुलेशन है और उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज 30-35 के अंदर है। सो क्योंकि ये इंटरेक्शन इट इज वेरी चीप एंड इंस्टेंटेनियस, तो डेमोग्राफी के लिए जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए डिजिटल कम्युनिकेशन और डिजिटल अलायंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर देयर ह्यूमन इंटरेक्शंस। तो क्योंकि डेमोग्राफी के लिए वी नीड टू हैव अ स्टेबल डेटा सेंटर्स फॉर देयर डे टू डे इंटरेक्शन एंड डे टू डे कॉन्वर्सेशन या फिर ट्रांजैक्शन। सो डेमोग्राफी को सफाइज करने के लिए, उनके नीड को सफाइज करने के लिए वी विल नीड मोर डेटा सेंटर्स इन इंडिया। डिजिटल गवर्नेंस, हम लोग ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारे ट्रांजैक्शन टू द सिटीजन इज डन थ्रू डिजिटली थ्रू डिजिटल मीडियम्स, और उसके लिए भी डेटा सेंटर्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन, इट कांट बी सेड इनफ कि डिजिटल ट्रांजैक्शन अब तो नॉर्म जैसा बन गया है। पीपल आर यूजिंग कैश इन वेरी लेस मैनर, और जो नेक्स्ट फ्यूचर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, उसमें डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंस होगा इन अपकमिंग डिकेड्स। हम लोग आते हैं इंडिया का पॉलिसी फॉर डेटा सेंटर्स। हम लोगों ने ये दो चीज खत्म कर लिया है कि सिग्निफिकेंस इट होल्ड्स फॉर इकोनॉमी। नाउ इंडियाज पॉलिसी फॉर डेटा सेंटर्स एंड चैलेंजेस फ्रॉम जापान एंड मलेशिया। तो पॉलिसी फॉर डेटा सेंटर्स, हम लोग ये जानते हैं डेटा सेंटर्स आर सॉर्ट ऑफ अ प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड। अगर आप सिंपल वर्ड्स में जाएं तो दैट एसेंशियली मीन्स दिस। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च किया गया था आफ्टर कोविड, और इट वाज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और पीएलआई स्कीम 2.0 में आईटी हार्डवेयर को भी इंसेंटिवाइज किया गया था फॉर प्रोडक्शन ऑफ आईटी हार्डवेयर इन इंडिया। और स्पेसिफिकली उसमें 4 चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है
सर्वर्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी एंड लैपटॉप्स। यहाँ पे डेटा सेंटर्स के लिए सर्वर्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज servers is the most basic thing that is required to host any data or any code that we want to have for our day to day usage या फिर day to day transaction between a company and a consumer। तो बहुत सारे मल्टीपल सर्वर्स अगर आप इकट्ठा कर दें तो दैट एसेंशियली वुड क्रिएट अ ह्यूज डेटा सेंटर। नाउ अब यहाँ पे एक न्यूज़ है दैट वुड सब्सटैंशिएट कि दैट PLI स्कीम इज स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर बिल्डिंग सर्वर्स एंड इवेंचुअली दैट विल क्रिएट मोर डेटा सेंटर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है जो February 2024 का है, नॉट सो लॉन्ग अगो। Lenovo plans to start local production of servers in India, aims to make India a global export hub. For building servers, we need companies that are expert in building servers या फिर multiple servers build करेंगे तो you will have a data center. So this will support the world's second largest PC makers data center business in India. Lenovo world का second largest PC maker है and it has to host a lot of data. So it has to have a data center in India because अगर इंडिया का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है and it needs to have more data center for financial transaction, for hosting businesses and all, because most of the business data is held at data servers. So Lenovo के लिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिव है कि इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है तो इट हैज टू हैव अ डेटा सेंटर इन इंडिया एंड इट इज गोइंग टू लेवरेज द PLI स्कीम टू अचीव इट्स गोल। तो ये न्यूज़ है स्पेसिफिकली ये सर्वर बिल्ड करने के लिए इंसेंटिवाइज कर रही है गवर्नमेंट स्पेसिफिक पॉलिसी टू बिल्ड सर्वर्स इन इंडिया एंड Lenovo इज लेवरेजिंग दैट स्पेसिफिक स्कीम टू इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट इन डेटा सेंटर्स इन इंडिया। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया का क्या एडवांटेज है। तो फर्स्ट इज जियो लोकेशन। अगर आप इंडिया का मैप अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखें तो इंडिया एक सेंटर प्लेस पे है जहां पे वेस्ट और ईस्ट का एक मिड पॉइंट बनता है जहां पे इंडिया विल बी अ कॉन्ड्यूट फॉर ट्रांसफर ऑफ ग्लोबल डेटा अक्रॉस ईस्ट एंड द वेस्ट। इसीलिए जियो लोकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर हैविंग डेटा सेंटर्स बिकॉज जहां पे डेटा सेंटर होगा वहां से सबमरीन केबल्स के थ्रू दूसरे कंट्रीज में डेटा ट्रांसफर किया जाता है एंड दैट इज वेयर इंडियाज जियोग्राफिकल लोकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियसली डेमोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अपकमिंग जनरेशन के लिए मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन विल बी बेस्ड ऑन डिजिटल मीडियम्स। और अभी स्टार्टअप कल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे है। मोस्ट ऑफ द न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स आर बिल्डिंग देयर ओन एंटरप्राइज विद देयर न्यू थॉट्स और स्टार्टअप कल्चर विल बी बेस्ड ऑन डिजिटल मीडियम्स फॉर डिलीवरिंग सर्विस टू द इंडियन एंड ग्लोबल कंज्यूमर्स। तो स्टार्टअप इंडिया के लिए इट्स दीज थिंग्स शो दैट देयर इज अ ग्रेट एडवांटेज बिकॉज देयर इज डिमांड एंड देयर इज optimal resources to put in for creating new data centers for India and the globe। और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट पॉलिसी जो इसको एड कर रही है तो एक पुश फॉर स्टार्टअप्स का के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स है, बहुत सारे पॉलिसी में चेंज लाया गया है टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स इन वेरियस डिफरेंट फील्ड्स। पुश फॉर प्रोडक्शन जैसे मैंने इस स्लाइड में बताया था, PLI स्कीम फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सर्वर्स दैट इज बिल्ड इन इंडिया। अब ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेक्शन, बहुत रिसेंटली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए G20 के टाइम पे MOU साइन हुए हैं और ये बात चालू हुई है। और वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट इज इंडिया विल बी कनेक्टेड टू द वेस्ट एशियन रीजन थ्रू सबमरीन केबल्स और उसमें दिस शोज दैट ये सबमरीन केबल्स वुड बी कनेक्टिंग डेटा सेंटर्स इन दुबई और समवेयर एल्स इन वेस्ट एशिया टू द डेटा सेंटर्स इन इंडिया। दैट शोज कि क्योंकि पूरा दुनिया ही डिजिटल एरा में जी रहा है एंड इट इज ग्रोइंग इन ह्यूज नंबर्स, सो इकोनॉमिक इंटरेक्शन, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेक्शन विल बी ऑलवेज बी बेस्ड ऑन इन फ्यूचर ऑन डिजिटल मीडियम। सो it is not just about India, it is also about Indian coders, Indian data centers will be giving their services to the global consumers across the globe.
Now, what are the challenges that we are facing from Malaysia and Japan? So first is Malaysia and Japan has a great manufacturing base. If you turn your phone or laptop, you will see there will be some component that was built in Malaysia. That shows that Malaysia has an advantage of building semiconductors. They have a base over there. Not much, but it is still do have a base. Compared to India, it has a wider base for manufacturing these things in Malaysia. और ये स्किल डेवलपमेंट उन लोग इसके लिए 2 decades से लग रहे थे, और they have the demography and the skilled labor for achieving these goals. डेमोग्राफी, आसियान का डेमोग्राफी इज हेल्दी, एंड मलेशिया का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है कि इफ यू सी मलेशिया, इट इज द सेंटर पीस ऑफ ऑल साउथ ईस्ट एशिया. So geolocation for data centers is very, very critical when it comes to when cost is measured for having a data center in nearby region and servicing the customers. तो डेमोग्राफी हेल्दी है, जियोलोकेशन बहुत बहुत एप्ट है मलेशिया के लिए और स्पेसिफिकली जापान के लिए भी, बिकॉज जापान अपने में बहुत बड़ी इकोनॉमी है. इट हैज द इकोनॉमिक बेस टू सर्व एज अ data hub for the region. At least East Asia के लिए Japan is apt place to have a data center. Skilled labor, Japan and Malaysia both have skilled labors. Now demand, since both of the Japan, if we Japan में उतना ज़्यादा डिमांड है बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ उतना नहीं है, बिकॉज इट्स अ डेवलप्ड इकोनॉमी, और उसका डेमोग्राफी उतना अच्छा नहीं है एज कंपेयर टू साउथ ईस्ट एशिया. बट व्हेन इट कम्स टू मलेशिया, इट हैज ऑल द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ हैविंग a conducive environment and stakes for data centers. Now, about demand, if you have healthy demography, there will be always demand for digital mediums for interaction and services. So, Malaysia and Southeast Asia and Japan has a great demand for these things. So, it will be natural that government will have some policy that would aid in creation of data centers in their region. So what are the policy they are aiming for? Subsidy on land and power. As we know, data centers want a stable land that is free from hazards, natural disasters, and they also need immense amount of power to function. So if any government allows to set up data centers at a much cheaper rate, that would allow that country to become a hub of data, of global data, maybe regional data. तो अगर Malaysia has these things, land and power, we have that in abundance. So we have to just not limit ourselves to incentivize production of servers in our economy, but also incentivize through land and power, because these things cost a huge amount of money. If we leverage these things, give them new companies setting up data centers, we give them subsidies on these specific things, and since we have a great economy and a huge demand for data, or huge demand for data centers, it will be much more lucrative for companies to set up their businesses of data center. That will be mutually beneficial for that company and for upcoming economic growth in India. That will be all. That is all we have covered about data centers in India and challenges that Malaysia and Japan pose to us. Thank you very much.